बात करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे मानव शरीर के तंत्र, और मानव शरीर के तंत्र में हम लोग 3 तंत्र जो है वो अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला पाचन तंत्र पढ़ा हमने, दूसरा श्वसन तंत्र पढ़ा हमने, तीसरा हमने पढ़ा परिसंचरण तंत्र। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, आज का हमारा जो तंत्र रहेगा वो रहेगा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मैं यदि आपसे बात करूं कि यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उत्सर्जन तंत्र में आपसे क्या पूछ सकते हैं। जैसे मैं यदि बात करूं कि पिछला एक एएन का एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर, और अभी एएन की वैकेंसी भी अभी आ चुकी है, कल ही जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर जो है जारी की है। तो उसके अंदर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से किसको उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है, उसमें हम किन किन को शामिल करते हैं। यदि हमें ये पता है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं कि उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो हमारे उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं होगा। या फिर ये पूछ सकते हैं कि उत्सर्जन की जो है इकाई क्या होती है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र में जो हमारी हम किडनी के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर कौन सी सेल्स होती हैं जो क्या करती है, मुख्यतः यूरिन के फॉर्मेशन का जो है कार्य करती हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिन का जो येलो कलर होता है, लाइट येलो कलर जो होता है, वो किस वजह से होता है, किस पदार्थ के कारण होता है। या फिर यूरिन की पीएच कितनी होती है, या फिर यूरिन का संगठन क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक करके हमारे उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन। एक तो हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा था ना, तब हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो भोजन होता है वो ज्यादातर उसका पाचन कहाँ हो जाता है, छोटे आंत्र में हो जाता है, और उसका अवशोषण भी कहा जाता है, छोटे आंत्र में हो जाता है। उसके बाद में बचा हुआ जो अपचित भोजन है वो छोटे आंत्र से कहाँ जाता है, बड़े आंत्र में जाता है। बड़े आंत्र में केवल क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, सॉरी बड़े आंत्र में केवल भोजन का अवशोषण, तो छोटे आंत्र में हो गया वहां पर केवल किसका अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है, और अपचित भोजन को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, उसको उत्सर्जन तंत्र नहीं बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र में हम जो है हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये हमारे शरीर में जो है किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये जहर की तरह काम करते हैं, पॉइजन की तरह जो है ये बिहेव करते हैं। इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, इसके लिए हमारे शरीर में पाया जाता है उत्सर्जन तंत्र। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ। इस शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर उत्सर्जित करना या फिर बाहर निकलना, शरीर से बाहर उत्सर्जित करना, एक्सक्रीट करना, क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन कहलाता है उत्सर्जन, उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, उत्सर्जन कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो जीव होते हैं वो मुख्यतः कौन कौन से पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो हालांकि बहुत सारे टाइप के जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो अलग अलग पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, लेकिन मुख्यतः यदि हम बात करते हैं तो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो 3 होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जो है, उत्सर्जी पदार्थ जो है, ये उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो आपको टेबल के माध्यम से मैं बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है इसमें
अमोनिया, अमोनिया, तो एक तो हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, विषैला होता है, पॉइजनस होता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं यूरिया, यूरिया, और यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें अमोनिया के कंपैरिजन में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीव जिनके आसपास पानी की सफिशिएंट मात्रा हो, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं हो बहुत कम भी नहीं हो, तब वो किसका उत्सर्जन करते हैं, तब वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर तीसरा होता है यूरिक अम्ल। तीसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो ऐसे जीव जिनके आसपास वातावरण में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है ये बहुत ही क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो आपने देखा होगा जैसे पक्षी वगैरह जो है, इनके जो ये जो उत्सर्जन करते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का, ये बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता है, क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। तो क्योंकि उसमें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, तो ये किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो देखते हैं हम अमोनिया, तो अमोनिया को एक दिन बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेरिक बोलते हैं। तो ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं अमोनोटेरिक। नाम से पता चल रहा है अमोनिया, और ये हो जाएगा अमोनोटेरिक, अमोनिया उत्सर्जन बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पानी की क्या होगी, ज्यादा आवश्यकता होगी, तो उत्सर्जन के लिए पानी की अधिक आवश्यकता, उत्सर्जन के लिए पानी की, उत्सर्जन के लिए पानी की कम आवश्यकता, सॉरी कम नहीं अधिक आवश्यकता, आई एम वेरी सॉरी, पानी की अधिक आवश्यकता, पानी की अधिक आवश्यकता। तो इसका मतलब ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ऐसे जीव जिनके आसपास में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, या फिर जो जल में रहते हैं, वो किसका उत्सर्जन करेंगे, वो उत्सर्जन करेंगे अमोनिया का। तो उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, जलीय कशेरुकी, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा बात करें तो मछलियां, आपको पता है पानी में रहती है, मछलियां, फिशेज, ये भी किसका उत्सर्जन करती है, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कुछ जो कीट होते हैं वो भी जल में होते हैं, यानी कि जलीय कीट जो होते हैं ये भी किसका उत्सर्जन करते हैं, ये भी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो हमारा हो जाएगा जलीय कीट, क्या हो जाएगा, जलीय कीट। तो अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो थोड़ा बोर्ड नीचे में तो दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर हमने जैसा बोला कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो मोनोटेरिक कहलाते हैं, वैसे हम यदि यूरिया उत्सर्जन करने वाले जीवों की बात करते हैं तो उनको हम बोलते हैं यूरियोटेरिक। क्या बोलेंगे, यूरियोत्सर्जन या यूरियोटेरिक बोलेंगे। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं यूरियोटेरिक। इनको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेरिक, ना कि यूरिकोटेरिक, ठीक है, यूरियोटेरिक। यूरियोत्सर्जन हो जाएगा,
अब यदि मैं बात करूं कि इसके उत्सर्जन के लिए पानी की मात्रा, तो अमोनिया की तुलना में तो कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यूरिक अम्ल की कंपैरिजन में इसको उत्सर्जन करने के लिए इसको ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो पानी की उत्सर्जन के लिए पानी की कम आवश्यकता, पानी की कम आवश्यकता, सबसे कम नहीं बता रही हूँ मैं, कम बता रही हूँ, अमोनिया के कंपैरिजन में कम, ठीक है। तो पानी की कम आवश्यकता, तो हम जैसे स्तनधारी जो जीव हैं, यानी कि जो मैमल्स हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? स्तनधारी, क्योंकि ज्यादातर स्तनधारी जो है वो कहाँ पर रहते हैं? स्थल में रहते हैं जहाँ पर पानी की लिमिट मात्रा होती है। तो स्तनधारी में भी सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो किसका है? मनुष्य का है। किसका है? मनुष्य का है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं एम्फीबियंस, उभयचर, यानी कि मेंढक, तो ये जो जीव है उभयचर, ये किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का भी उत्सर्जन करते हैं और इसके अलावा ये यूरिया का उत्सर्जन भी करते हैं। तो देखो, जब ये पानी में रहते हैं तभी किसका उत्सर्जन करते हैं? तभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और जब ये स्थल पर रहते हैं तो स्थल पर होने की कंडीशन में उभयचर जो जैसे मेंढक है, सैलामेंडर है, ये सारे के सारे जीव जो है किसका उत्सर्जन करेंगे? ये यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेंढक वगैरह है, मेंढक है। अब हम देखते हैं यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल जो है इसके उत्सर्जन के लिए पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है और ऐसा उत्सर्जन करने वाले जीव को हम बोलते हैं, यहाँ पर हमने यूरियोटेलिक बोला है, ठीक है, और यहाँ पर होगा यूरिकोटेलिक। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। क्या कहलाएंगे? यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। यूरिकोटेलिक। अब यदि मैं बात करूं तो पानी की सबसे कम आवश्यकता, तो उत्सर्जन के लिए पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है। उत्सर्जन के लिए पानी की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और इस तरह के पदार्थों का जो उत्सर्जन है वो कौन करता है? जैसे पक्षी हैं, इसके अलावा पक्षी है, इसके अलावा सरीसृप है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण हो जाएंगे पक्षी, इसके अलावा रेप्टाइल्स, सरीसृप, रेंगने वाले जीव। तो ये किसका उत्सर्जन करते हैं? ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो सरीसृप में लिख देते हैं यहाँ पर रेंगने वाले जीव। तो बच्चे लोगों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब हम आगे देखेंगे कि अलग अलग जीव जो है उत्सर्जन जो है वो सभी के अंदर उत्सर्जन तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है, सभी के अंदर जो है उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। और कुछ जीव जो होते हैं उसमें अलग अलग जो होते हैं पार्ट होते हैं उत्सर्जन के लिए। जैसे हम नॉर्मली पोलीफेरा सिलेंट्रेट की बात करते हैं, तो शरीर की सतह जो होती है सरफेस के द्वारा ये क्या कर देते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं। फिर जैसे हम ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं तो उनमें स्पेसिफिक जो ट्यूबुल्स होती है वो पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं मेल पिगेनेलिका। इसके अलावा जैसे ये चपटे कृमि जो होते हैं, जैसे फीता कृमि की बात करते हैं, तो इनमें पाई जाती है फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है उत्सर्जन के लिए। मनुष्य की बात करते हैं तो वहां पर किडनी पाई जाती है। ह्यूमन के अंदर तो पूरा का पूरा क्या पाया जाता है? विकसित जो है उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो हम आगे बात करते हैं कि अलग अलग जीवों में उत्सर्जन जो है वो किस किस भाग के द्वारा होता है। तो रेंगने वाले जंतु हो जाएंगे, रेंगने वाले जीव हो जाएंगे। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो इनको पहले नोट कर लो। फिर हम आगे देखते हैं कि किस किस जीव में जो है किस किस प्रकार का जो है उत्सर्जन होता है।
यस, तो यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि जीव, एक तरफ हम लिखते हैं जीव, एक तरफ हम लिखते हैं जीव, और एक तरफ हम लिखते हैं उत्सर्जी अंग। एक तरफ हम लिखते हैं उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। तो देखिए जीव में पहले की मैं बात करती हूँ, तो पॉलीफेरा, पॉलीफेरा जो है ये सबसे कम विकसित जो है एनिमल किंगडम के प्राणी होते हैं, पॉलीफेरा। स्पोर्स होते हैं इसलिए हम इसको पॉलीफेरा बोलते हैं। और उत्सर्जन जो है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। किससे होता है? शरीर की सतह से होता है। फिर हम बात करते हैं इससे ज्यादा डेवलप सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में जो है इसमें भी क्या होता है? उत्सर्जन जो है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। इसका मतलब यह है कि एनिमल किंगडम के ऐसे जीव जो कि सबसे कम विकसित हैं, उनमें जो उत्सर्जन होता है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। फिर यदि मैं आगे बात करूं इससे ज्यादा विकसित जीव, तो वो होते हैं प्लेटीहेल्मिंथ्स, जिसका उदाहरण है फीताकृमि। क्या है? फीते के समान इसकी संरचना होती है, तो इसको हम फीताकृमि बोलते हैं। और ये चपटाकृमि है। चपटा मतलब इस तरीके से चपटा, यानी कि जो इस तरीके से जैसे पतली एक लेयर होती है, इस तरीके से इनकी जो है फीते के समान क्या पाई जाती है? स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, तो फीताकृमि यानी कि चपटाकृमि। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर फीताकृमि के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो होती है ज्वाला कोशिकाएं। कौन होती है? ज्वाला कोशिकाएं। फ्लेम सेल्स बोलते हैं इनको अपन, फ्लेम सेल्स हो जाएगी। अब यदि नेक्स्ट बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा नाम आपने सुना होगा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में जिस संघ के जीव होते हैं, जिस किंगडम के प्राणी होते हैं, उस जगत का नाम है ऑर्थोपोडा। लगभग 70 से 75% जो जीव है वो किस संघ से बिलोंग करते हैं? ऑर्थोपोडा से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ऑर्थोपोडा की यदि मैं बात करती हूँ, ऑर्थोपोडा से मतलब ये होता है, ऑर्थो यानी कि हमारे जॉइंट्स जो होते हैं हम उसके लिए ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं। फोर्स यानी कि पैर से हैं, तो इनके पैर जो होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इससे बात करूं, जैसे यहाँ पर ऑर्थोपोडा की जैसे ये इनकी टांग है, तो इनकी टांगों में क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है? ऑर्थोपोड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? संधि युक्त उपांग। ऑर्थोपोडा का मतलब है संधि युक्त उपांग, संधि युक्त उपांग। और इसमें किसके द्वारा होता है? तो इसमें पाई जाती है मेन पीडियम नलिकाएं, मेन पीडियम नलिकाएं, मेन पीडियम ट्यूबल्स। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, तो मानव के अंदर जो उत्सर्जन का मुख्य अंग होता है वो क्या होती है? एक जोड़ी किडनी होती है। क्या होती है? एक जोड़ी किडनी होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हम जो स्पेशली पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि अब मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो हम बात करते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की भी मैं बात करती हूँ, तो इसमें पाई जाती है एक जोड़ी किडनी। एक जोड़ी किडनी जो हमारे इस वाले पार्ट में होती है, बैक साइड में होती है। ठीक है, मेटानेफ्रिक हम उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला इसमें होता है एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी वृक्क, किडनी। इसके अलावा इसमें होती है एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, यूरेटर्स बोलते हैं हम इनको। एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, इनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। और एक होता है मूत्राशय, एक होता है मूत्राशय, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर।
मूत्राशय, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जैसे हमने एक पढ़ा था, आपको याद है तो गाल ब्लैडर, जब हमने आई थिंक गाल ब्लैडर का पढ़ा होगा, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने जो है लीवर पढ़ा था, उसकी पाचक ग्रंथि में हमने लीवर पढ़ा था, और लीवर जो है वो पित्त रस का निर्माण करता है, और पित्त रस जो है कहाँ पर जाके स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है पित्ताशय के अंदर। तो वहां पर उसका नाम था गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो है वो पित्ताशय है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्र जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर। और फिर लास्ट में जो है मूत्र मार्ग से होता हुआ एक मूत्र मार्ग होता है, यूरिथ्रा बोलते हैं इसको, यूरिथ्रा बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक जोड़ी कितनी हो गई, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी हो गई, एक मूत्राशय होगा और एक मूत्राशय हो गया, और एक का क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है कि कौन कौन सा उत्सर्जन में शामिल नहीं होता है, ये 2018 का जो पेपर है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2018 का जो पेपर जो है वो 2020 या फिर 21 में हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर जो ड्रग जो है ना, ये मुख्य उत्सर्जन है। ड्रग क्या है, मुख्य उत्सर्जन है, मुख्य उत्सर्जन। मुख्य उत्सर्जन है। और यदि मैं अन्य में बात करूं कि अन्य और कौन कौन से पार्ट होते हैं जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं, अन्य कौन कौन सा होते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि जो हमारी किडनी होती है वो इस तरीके से होती है। मैं डायग्राम बना देती हूँ इस तरीके से। ये आपको हो सकता है फेफड़े जैसी लग रही होगी, लेकिन ये फेफड़े नहीं है आखिर में, वास्तव में ये फेफड़े नहीं है। ये मैं यहाँ पर आपके लिए बना रही हूँ। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ये क्या होगी, दोनों एक जोड़ी क्या होगी, किडनी होगी। और ये यहाँ पर जो आपको वाहिनी दिखाई दे रही है, ये क्या है, मूत्रवाहिनी है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मूत्राशय है। और ये क्या है, मूत्र मार्ग है। और आगे जब हम एक सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम का नाम है अंतःस्रावी तंत्र, और अंतःस्रावी तंत्र में हम पढ़ेंगे अधिकृत ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, वो इसके ऊपर होती है। तो ये दोनों क्या होती है, ये दोनों होती है वृक्क के ऊपर जो है। इसमें भी बहुत सारी तरह की क्या होती है, जैसे इसके अंदर भी क्या होती है, नलिकाएं होती है। और इस नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल, रीनल वर्ड जो है हम लोग ब्लड के लिए यूज करते हैं, किडनी के लिए यूज करते हैं, इसके ऊपर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो है हम इसको किसके अंदर पढ़ेंगे, हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मुख्य उत्सर्जक तो हमारे मनुष्य के अंदर क्या होता है, वो होता है किडनी। क्या होता है, किडनी। अन्य में यदि मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि हमारी स्किन जो है वहां से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो अनावश्यक जो बहुत सारे सॉल्ट वगैरह होते हैं, लवण जो होते हैं, वो पसीने के द्वारा जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हमारी त्वचा हो गई, त्वचा हो गई, स्किन हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारा जो रक्त जो है पूरी बॉडी से छान छान के क्या लाता है, CO2 लाता है। तो CO2 क्या है, एक हानिकारक गैस है, उसको बाहर निकालता है फेफड़े हमारे। तो यहाँ पर फेफड़े भी जो है उत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो फेफड़े भी क्या होते हैं, उत्सर्जन में भाग लेते हैं। लंग्स हो गए हमारे, लंग्स। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारा जो लीवर है, हमारा जो यकृत है, ये क्या करता है, ये अमोनिया को किसमें बदलता है, यूरिया में बदलता है। जिस चक्र को हम बोलते हैं ऑर्निथिन चक्र बोलते हैं, यूरिया चक्र बोलते हैं। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन में हेल्प करता है। तो तीसरा हमारा हो जाएगा यूरिया, यूरिया सॉरी यूरिया का लीजिए पहले मैंने, यहाँ पर आएगा हमारा यकृत, लीवर।
और ये जो लीवर है ना, ये लीवर क्या करता है, जो हानिकारक अमोनिया है ना हमारे शरीर के लिए अमोनिया बन रही है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम जो है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम जो है ये कौन करता है, ये करता है हमारा यकृत। और इस चक्र को हम बोलते हैं ऑर्निथिन चक्र। इस चक्र को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन चक्र भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन चक्र भी बोलते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमने देखा कि जीव उनके उपसर्जक कौन कौन से हैं, तो पॉलीफेरा में शरीर के सदस्य होता है, सिलेंडेरा में भी शरीर के सदस्य होता है, फिटाक्रम में जो है ये ज्वाला कोशिका से होता है, और आर्थ्रोपोडा में ये मेरिटेरियन सेल से होता है, और मानव का जो है वो हम पढ़ ही रहे हैं। तो मानव में जो है क्या होता है, मुख्य उपसर्जन जो है वो एक जोड़ी किडनी होती है। फिर यदि हम बात करते हैं तो मानव के उपसर्जन में एक जोड़ी क्या होती है, किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, दोनों रक्त से निकलती हैं, एक क्या होता है मूत्र से होता है, और एक क्या होता है मूत्रमार्ग होता है। इसके अलावा उत्सर्जन में भाग लेने वाले अन्य अंगों की बात करते हैं तो स्किन भाग लेती है, फेफड़े भाग लेते हैं, और हमारा जो लिवर है ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, उत्सर्जन में ये भाग लेता है। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने किडनी देखी है ना दोनों, इन किडनी में क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है। नेफ्रॉन जो कि क्या है, किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और यदि मैं किडनी की बात करती हूँ तो किडनी जो है ये सेम की आकृति की होती है। कैसे होती है, सेम के बीज की आकृति के समान होती है, सेम के बीज की आकृति के समान होती है। कभी कभी मान लो पूछ लिया जाए कि किडनी की आकृति किसके समान होती है, तो सेम के बीज की जैसी आकृति जो है वो हमारी किडनी की होती है। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। फिर हम आगे देखेंगे नेफ्रॉन। हम आगे क्या देखेंगे, नेफ्रॉन देखेंगे। तो लिख लिया होगा, यस। तो अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मैं वापस बता देती हूँ आपको। जैसे ये हमारी क्या है, किडनी है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो ये नलिकाएं होती है ये क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो जो नेफ्रॉन है यही क्या है, वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। दिमाग में सेट कर लेना है। जैसे हमें कहीं भी खाना खाने जाना होता है ना, तो हमें पता होता है कि उस दिन उस तारीख को उतनी बजे जाना है। वैसे हमें ये याद रखना है कि किडनी उत्सर्जन तंत्र जब भी हम पढ़ रहे हैं तो नेफ्रॉन को हमें दिमाग में बिठा लेना है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है। और नेफ्रॉन जो है ये क्या होती है, वृक्क की क्रियात्मक एवं क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। स्ट्रक्चरल यूनिट पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक बात है। अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाला जब हम पढ़ रहे थे इसी टॉपिक को, तब मैंने आपको बताया था कि पिछले एएन के एग्जाम में जो है ये पूछा होता है कि कौन सा भाग जो है वो उत्सर्जन में शामिल नहीं होता। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो भाग है वो नेफ्रॉन का भाग नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा जो है वो एक स्टेप आपसे आगे चलता है। आप जितना सोचते हो उससे हमेशा वो एक कदम आगे देता है। तो क्यों ना हम वो सारी चीजें पढ़ ले। तो एक बार मैं आपको जो है नेफ्रॉन के जो भाग है कौन कौन से हैं उनका मैं आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, नेफ्रॉन की संरचना हम बनाते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना की यदि मैं बात करूं तो नेफ्रॉन की संरचना इस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पर एक नलिका आती है जो ब्लड को लेकर आती है। और हाँ, ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो रक्त को शुद्धिकरण का काम है, रक्त को छानने का कार्य जो है वो कौन करती है, किडनी करती है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए
शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, या हम ये कहें कि छानने का कार्य कौन करता है, छानने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, ये करती है किडनी, कौन करता है, किडनी। और दूसरा ये है कि बॉडी के अंदर जो शरीर में अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस का बैलेंस कौन करता है, यानी कि हमारा पीएच रेगुलेशन का काम कौन करता है, वो भी किडनी करती है। तो मैं दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन, अम्ल क्षार का संतुलन यानी कि आयनों का संतुलन हम कह सकते हैं इसको। और ये कौन करती है, ये करती है हमारी किडनी, कौन करती है, हमारी किडनी करती है। तो दोनों पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं आपको बता दूं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है आपके नलिका आती है और दूसरी तरफ नलिका जाती है, और फिर यहाँ पर बहुत सारे क्या होती है, केसी का गुच्छ होता है, और फिर यहाँ से एक नलिका निकलती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो इसको। फिर मैं आपको जो है यहाँ पर जो है इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है। तो ये हमारी है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आगे ये इसमें होती है। अब इनके भाग की कौन कौन से भाग, इसका क्या नाम है, इसको हम थोड़ा सा ये देखें। इसको यदि हम थोड़ा सा देखें तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है। ये खाली नहीं होती ना इसलिए हम भी इसको भर देते हैं। हम क्यों खाली छोड़े इसको ना, हम भी इसको भर देते हैं। तो ये मैंने भर दिया कि इसमें जो है रक्त छलकर आ चुका है, और अब यहाँ पर रक्त में से जो अवशेष पदार्थ है उसका अवशोषण कर लिया जाएगा, और जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है वो इस नली में डाल दिए जाएंगे, और ये नलिका जो है सारी इकट्ठी होकर यूरेटर के माध्यम से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के माध्यम से मूत्र मार्ग से जो है पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन भागों के नाम क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाहिनी आपको दिख रही है, जो रक्त को जो है हमारी किडनी के इस वाले भाग में लेकर आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिवाही धमनी। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं अभिवाही धमनी। तो ये हो जाएगी अभिवाही, अभिवाही धमनी। एफरेंट, एफरेंट आर्टरी। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ब्लड है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, और ये जो अभिवाही धमनी है छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर क्या रहती है, विभक्त हो जाती है। छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है नलिका के समान, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इंग्लिश में भी इसको ग्लोमेरुलस ही बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। इसको हम क्या बोलते हैं, बोमन संपुट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बोमन संपुट। बोमन संपुट। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्लड लेकर आ रही है ये हमारी कौन सी अभिवाही धमनी है, और जो लेकर जा रही है वापस आगे यहाँ पर छन्ने के बाद तो छना हुआ तो ये छनित क्रिया आ जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं इसको। और ये ले जाने वाली जो है इसको हम बोलते हैं अपवाही धमनी। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी। इफ्रेंट आर्टरी, इफ्रेंट आर्टरी। ठीक बात है। अब यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस और ये जो बोमन संपुट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं मेल पिगियन काइल, मेल पिगियन काइल। तो मेल पिगी जो सेल्स है ये तो हमने देखा था कि किसमें पाई जाती है, ये ऑर्थोपोडा में उत्सर्जन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मेल पिगियन काइल जो है वो किसको बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, मेल पिगियन काइल। क्या बोलते हैं, मेल पिगियन, मेल पिगियन
काय मेल फीमेल बॉडी बोलते हैं। अब ये छनित्र जो है यहाँ पर ये इस भाग में आ जाता है, इस भाग का नाम है पीसीटी। इसका नाम क्या है? पीसीटी। इसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको हम क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी ये इसके पास में है ना बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब इस ये वाला जो भाग है ना, यहाँ से ज्यादातर पदार्थों का जो जरूरतमंद पदार्थ होते हैं ग्लूकोज वगैरह, इनका क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये जो छना हुआ पार्ट है ये पीसीटी से कहाँ आता है? इस हेनले के लूप में आता है। ये जो आपको लूप दिखाई दे रहा है ना, ये जो लड़कियां बालों में पिन लगाती है ना, तो ट्वीन नुमा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी उसको हम बोलते हैं हेनले का लूप। इसको हम क्या बोलते हैं? हेनले का लूप बोलते हैं। हेनले का लूप बोलते हैं। अब यहाँ से ये छनित्र होता हुआ जो है हमारे इस वाले भाग में आ जाता है। और ये देखो इसकी सीध में है ना, ये हालांकि सीध में बनी नहीं है लेकिन ये सीध में होती है इस तरीके से। ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से, यानी कि इसकी सीध में होती है। तो ये क्या है? समीपस्थ है। और ये क्या होती है? दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी ये हो जाएगी दूरस्थ, ये हो जाएगी हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और फाइनली यहाँ पर भी जो है बॉटल वगैरह, आयंस वगैरह है जो आवश्यक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और बाकी वाला पदार्थ जो है वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। इसको हम बोलते हैं संग्राहक नलिका। इसको हम क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बताए आपको कि रक्त का शुद्धिकरण या छानने का कार्य कितनी गति है, अम्लस्राव का संतुलन भी कितनी गति है, और नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? किडनी की क्रियात्मक एवं संचरण में क्या बोलते हैं? आपको याद रखना है। और फिर हमने देखे कि नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला इसमें होता है मेलपिगिन काय, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन सपोर्ट दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मेलपिगिन काय बोलते हैं। फिर ये वाला जिसके पास वाला भाग होता है ये क्या होता है? पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो आपको पिन के समान स्ट्रक्चर दिख रही है वो उसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप बोलते हैं। और ये दूर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगी? डीसीटी हो जाएगी, दूरस्थ कुंडलित नलिका हो जाएगी। और ये संग्राहक नलिका। और फाइनली यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? यूरिन का निर्माण हो जाएगा। तो समझ में आ गया यूरिन का निर्माण कैसे होगा। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बताई, उसके नाम पता है ताकि आपसे ये पूछ ली जाए कि कौन सा जो भाग है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। तो आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अब हम देखते हैं यूरिन। अब हम देखते हैं यूरिन का कंपोजिशन, जो कि हमारे टॉपिक का लास्ट भी है। तो यूरिन का कंपोजिशन यानी कि मूत्र का संगठन, यानी कि मूत्र में कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, उसका पीएच क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये वाली सारी चीजें आ गई होगी समझ में, तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। यस, तो अब हम देखते हैं यूरिया नहीं, यूरिन का संगठन यानी कि मूत्र का संगठन। मूत्र का संगठन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन की यदि मैं बात करूं आपसे, तो आप लोग पहले बता दीजिए कि यूरिन में क्या क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, तो इसमें यदि मैं बात करूं आपसे तो इसमें होता है 95% जल। क्या होता है? 95% इसमें क्या होता है? वाटर होता है।
जो हमने उत्सर्जी पदार्थ देखे थे वो सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, इसके अलावा क्रिएटिनिन है, इसके अलावा हिप्यूरिक अम्ल है, ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसमें यूरिया होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया होता है, इसके अलावा क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन भी उत्सर्जित पदार्थ है, क्रिएटिन होता है, हिप्यूरिक अम्ल होता है, हिप्यूरिक अम्ल होता है, और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर होता है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल होता है। तो 95% वाटर के अलावा ये सारे के सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या उपस्थित होते हैं, इसके अलावा इसमें उपस्थित होते हैं आयंस। इसमें क्या उपस्थित होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसमें यदि मैं बात करूं तो जैसे कि अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरह के क्या होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं। और ये यदि मैं आपसे बात करूं कि मूत्र का पीएच कितना होता है, तो यूरिन का जो पीएच है इसका मान जो है रेंज की यदि मैं बात करूं तो लगभग इसको मानते हैं 4.5 टू 8 के बीच में, लेकिन हालांकि 8 तो शारी हो जाता है। तो ऐसा तो यदि बेस की मात्रा किसी वजह से जो हम ज्यादा ले रहे हैं, अगर हमें बॉडी में ज्यादा होगी तब वो मान जो बढ़ जाता है, लेकिन इसका सामान्य पीएच जो है वो कितना होता है, 6 होता है। इसके आसपास होता है, 6 के आसपास होता है। यदि ये क्या होता है, ये होता है हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय। और यदि मैं आपसे बात करूं कि जो इसका पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है, तो पीला रंग तो ये पूछा जाता है बार-बार एग्जाम के अंदर। तो यूरिन का जो पीला रंग है ये होता है यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण। कौन सा पदार्थ होता है, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण जो मूत्र का कलर होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि आपने एक बीमारी सुनी होगी, हेपेटाइटिस। एक बीमारी आपने सुनी होगी, हेपेटाइटिस। तो देखिए हेपेटाइटिस बीमारी का जो संबंध है, हेपेटाइटिस हालांकि ये जो आइटिस का मतलब होता है सूजन आना, तो ये यकृत से संबंधित जो बीमारी है इसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। मेरे को याद रखे तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यकृत की कोशिकाओं में जो सूजन आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस में भी अलग-अलग टाइप होते हैं। जैसे हम बात करें तो इसमें भी हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। इस तरीके से अलग-अलग टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस होते हैं। और यदि हमारी किडनी जो है वो किसी वजह से खराब हो जाए तो आर्टिफिशियली जो है, आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से जो है हमारे जो रक्त के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। कृत्रिम प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम प्रक्रिया को हम बोलते हैं डायलिसिस। तो उसका नाम है डायलिसिस। क्या है, डायलिसिस। यानी कि एक मशीन लगाई जाती है, एक मशीन लगाई जाती है और हमारे रक्त के अशुद्ध पदार्थ को जो है बाहर निकाला जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र, और उसमें हमने सारी चीजें पढ़ी कि उत्सर्जन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्सर्जन के कौन-कौन से भाग होते हैं, अलग-अलग जीवों में उत्सर्जन के कौन-कौन से अंग होते हैं ये हमने देखा, मूत्र का संगठन क्या है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है, सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई है। यदि आपके एग्जाम में उत्सर्जन तंत्र से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम देखेंगे कंकाल तंत्र, जो बहुत छोटा टॉपिक है। बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसा कंटेंट वहां पर प्रोवाइड करवाऊंगी जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हो जाए। कंकाल में हम सिर्फ जो है इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, और फिर हमारा बचता है तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये हम आने वाले जो 2-3 दिनों में हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कोई हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो